हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम जीएस के पॉलिटी के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, योग है कि इन तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने जानने का उसमें प्रयास किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो ये संघ सरकार के बारे में हम भाग 5 के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ने में थोड़ा सा और आसानी होगी। तो इसी क्रम में आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है, और जो भारत में उपराष्ट्रपति होता है वह हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करता है। और जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो जो भी उसको वेतन भत्ते इत्यादि दिए जाते हैं वह उसी पद के लिए या उसी सभापति के पद के लिए उसे दिए जाते हैं। लेकिन इस सब के अलावा भी उपराष्ट्रपति के केवल सभापति के रूप में ही कार्य न होते हुए भी कुछ अन्य कार्य भी हैं। क्या क्या उसके कार्य हैं, किस तरीके से उसका निर्वाचन होता है, किसके द्वारा निर्वाचन होता है, कौन से अनुच्छेद में या आर्टिकल में उसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारत का राष्ट्रपति, जैसे कि हमने बताया कि यह है यूएसए के संविधान से लिया गया है, और अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 63 से लगभग 69-70 तक, ठीक है। तो इन सभी के बारे में, इन सभी अनुच्छेदों में हमको भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखने को मिलता है, ठीक। अनुच्छेद 63 में भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति होगा, इस बात की हमें जो वहाँ पर सूचना प्राप्त होती है। 64 में हमको बोला गया कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्य करेगा, अर्थात जो राज्यसभा के सभापति के रूप में अगर हम किसी को जानते हैं तो वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 इसके निर्वाचन से संबंधित है, और निर्वाचन से संबंधित ये क्या है कि इसका निर्वाचन, वो बोलता है कि इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते वक्त हमने देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाता है, अपितु जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के, विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती है, राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स या जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, तथा दिल्ली और पौंडीचेरी जो ये दो विधानसभाएं हैं उनके जो इलेक्टेड या निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे अलग है, यहाँ पर हमने देखना है कि जितने भी संसद के सदस्य होंगे वो सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव से किस तरह से अलग हो गया, तो इसमें जो विधानसभा के सदस्य थे और जो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य थे उनको हटा दिया जाता है। और अलग इसमें दूसरा है ऐड कि हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब हम पढ़ते हैं तो केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों को लेते हैं, जबकि यहाँ पर संसद के सभी सदस्यों को लेते हैं। अर्थात जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हुआ करते थे और लोकसभा में और राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य हुआ करते थे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन वो यहाँ अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा है कि संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, तो वो सभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन इलेक्शन में भाग लेते हैं। आर्टिकल 69 का संबंध है राष्ट्रपति की शपथ से और उपराष्ट्रपति की शपथ से। और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत राष्ट्रपति के सम्मुख, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किसी सदस्य के सम्मुख वो अपनी शपथ लेता है। आर्टिकल 60 में हमने देखा था कि 60 का संबंध राष्ट्रपति की शपथ से था और 69 का संबंध उपराष्ट्रपति की शपथ से, ठीक है। तो साथ साथ इनको कोरिलेट करते हुए पढ़ते रहिएगा। आर्टिकल 70 बोलता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों के रूप में निर्वहन, अगर किसी दिशा में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है
तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो अपने कर्तव्य होगा उसका निर्वहन करेगा भारत का उपराष्ट्रपति। और इस रूप में जब वो कार्यों का अपना निर्वहन करता है तो उसको उपराष्ट्रपति का वेतन न मिलते हुए उसको राष्ट्रपति का ही वेतन और भत्ते सब भी दिए जाएंगे। भारत का उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है? वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूरी तरह कंप्लीट कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। जबकि हमने प्रेसिडेंट की योग्यता के बारे में पढ़ा था कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड न करता हो, अर्थात वो किसी लाभ के पद पर न हो, वो कोई सरकारी कर्मचारी न हो। निर्वाचन, इसका निर्वाचन जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा, तो वही प्रोसेस यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए भी मनाई जाती है कि उपराष्ट्रपति का मतदान भी अप्रत्यक्ष, गुप्त मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये पूरा का पूरा हम पिछली वीडियो में आपको राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में हम वहां पर समझा चुके हैं। अच्छा, अभी हमने बताया योग्यता जो है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी या लाभ के पद पर ना हो। आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप भारत के नागरिक हैं। पहली योग्यता कंप्लीट। यदि आप 35 वर्ष से ऊपर की आयु रखते हैं तो दूसरी योग्यता कंप्लीट। यदि आप 35 वर्ष से ऊपर की योग्यता रखते हैं तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता आपके पास अगर है तो ये तीसरी कंप्लीट है। और चौथी में अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी नहीं है या कोई लाभ के पद पर नहीं है, तो अगर देखा जाए तो आप भी तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता रखते हैं, तो आप भी तो क्यों ना उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लें। तो इस चीज से निपटने के लिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि वहां पर भी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा वह किसी लाभ के पद पर न हो। वहां पर भी ये चीज थी और यहाँ पर भी है। तो अंतर कैसे है कि आम जनता को इससे अलग कैसे रखा जाए, या एक आम नागरिक को वो भी चुनाव में भाग लेना शुरू कर देगा ऐसे तो इसके लिए वहां पर हमने देखा था कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, उन्हें निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य उसके अनुमोदक के रूप में वहां पर कार्य करते हैं। अर्थात जितने भी निर्वाचक मंडल के मेंबर्स होंगे, एमपी और एमएलए वगैरह, उनमें से 50 प्रपोजल देंगे कि ये हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और 50 उसका सपोर्ट या उस बात का अनुमोदन करेंगे। यही चीज यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बोली गई है कि इन सभी बातों के कॉमन होते हुए भी जो निर्वाचक मंडल होगा, वो निर्वाचक मंडल में से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों के द्वारा इस राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति का नाम आगे लाया जाएगा। तो इस तरीके से आप इतने सारे जो सांसद हैं, उन सांसदों से आपकी अगर पहचान है तो ठीक है, आप भी राष्ट्रपति बन लीजिए। अर्थात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से आपके लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, या इस रेस से आप थोड़ा सा तब बाहर हो जाएंगे। तो विशेष रूप से ये वो चीज़ है जो आम नागरिक को इस चुनाव से थोड़ा अलग रखती है। फिर हम देखते हैं शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई मनोनीत सदस्य ही दिलाता है, जबकि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को शपथ भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो वहाँ पर दिलाते हैं। लेकिन जो त्यागपत्र है भारत का, जो उपराष्ट्रपति है, वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और यही चीज़ हमने राष्ट्रपति के बारे में भी देखी थी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये चीज़ कॉमन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं, लेकिन शपथ की बात अगर आए तो राष्ट्रपति को शपथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। हटाने की क्या, अच्छा कार्यकाल इनका 5 वर्ष रहेगा। हटाने की क्या विधि है? तो हटाने की विधि के लिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है, यहाँ पर महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। बस 14 दिन की पूर्व सूचना पर राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा
वो वहाँ पर विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो उसको लोकसभा में लाया जाएगा, वहाँ पर भी विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य क्या है? राष्ट्रपति एक सभापति के रूप में कार्य करता है और हमने बताया कि वह सभापति के रूप में ही जब कार्य करता है तो उसको जो वेतन भत्ते वगैरह दिए जाते हैं वो एक सभापति के रूप में ही दिए जाते हैं। दूसरा, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या राष्ट्रपति किसी विशेष दौरे में या राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया, किसी भी दशा में यदि राष्ट्रपति भारत में नहीं है या भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस दिशा में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी उपराष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब मैंने बोला कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है तो यहाँ पर हम गौर करने वाली बात यह है कि वो राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन में जब वो उस सदन का सदस्य नहीं है तो किसी मतदान या किसी वोटिंग में वो भाग नहीं लेता है। लेकिन हाँ, अगर 50-50 की कंडीशन आ गई तो निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति को होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जाननी थी। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्र का या जो संसदीय व्यवस्था है या जो भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर जनता स्वयं अपने लिए कानून बना रही, जैसे भारत में पंचायत और स्विट्जरलैंड वगैरह, ठीक है, दुनिया में, यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहाँ पर प्रतिनिधित्व का शासन होता है, अर्थात रिप्रेजेंटेशंस, जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी हम देखते हैं कि दो भाग होते हैं। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि एक तो वो पार्ट है जहाँ पर वास्तविक और नाम मात्र का कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है या वास्तविक और नाम मात्र का प्रमुख जो होता है उसका राष्ट्रपति होता है, तो उस प्रकार के लोकतंत्र को बोला जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार की डेमोक्रेसी एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी एक ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें जो रियल और एक जो नॉमिनल हेड है वो दोनों केवल और केवल प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो इस प्रकार की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बोला जाता है। जैसे हम इसको यूएसए के प्रेसिडेंट से ले सकते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है वहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविक और नॉमिनल, ठीक है, तो जो रियल और नॉमिनल दोनों हेड हैं वो वहाँ पर प्रेसिडेंट है। भारत में क्या है, लोकतंत्र का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के तहत जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और जो कार्यवाहक या नाममात्र का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वास्तविक प्रमुख अलग होगा और उसका नाममात्र का प्रमुख अलग है। भारत में नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है जो कि वास्तविक रूप से भारत का प्रमुख भी माना जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जिसके हाथ में है इस शासन की, सरकार की, वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इसलिए प्रधानमंत्री को डी फैक्टो हेड भी बोला जाता है यहाँ पे, और जो राष्ट्रपति है उसको डी ज्यूर हेड भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है उसको डी फैक्टो हेड संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में बोला जाता है, और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख के रूप में भी इसको हम देखते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति होता है उसको हम राज्य के प्रमुख के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में थोड़ा सा इस तरीके से डिफ्रेंशिएट आपको समझ में आया होगा, डिफरेंस किस तरीके का है। फिर आर्टिकल 74 और 75, ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आर्टिकल 74 में बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अर्थात जो राष्ट्रपति है वो अपने कार्यों के निर्वहन के लिए या फिर उसको जब विधायी रूप से अपनी जब विधायी शक्तियों का प्रयोग करना हो तो वो मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है, और राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में एक ब्रिज के रूप में, एक पुल के रूप में कार्य करता है आपका कौन, प्रधानमंत्री। अर्थात प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। उन दोनों के बीच में
उनका एक जो मीडियम ऑफ जो भी उनका कन्वर्सेशन है, उस मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन का जो हेड है उसको हम बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये बोला गया आपका क्या आर्टिकल 74 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल बताइए। आर्टिकल 75 इसके आर्टिकल 75 के लगभग 1-2 पार्ट और भी हैं। 75 में बोला गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और जो ये वर्ड हमने लिखा है यहाँ पर नियुक्ति करेगा अर्थात अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंट करेगा अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है। प्रधानमंत्री निर्वाचित कब होगा? प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि वह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में निर्वाचित होके तब जाके वो जब एक विधायी दल का नेता बन के आता है तो उसको, उस विधायी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अर्थात प्रधानमंत्री का जो पद है वह नियुक्त होता है, अपॉइंट किया जाता है उस पर कोई व्यक्ति, उसके लिए कोई व्यक्ति इलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो उसके लिए अपॉइंट हो रहा है वो एज एन एमपी इलेक्ट होके आ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये आर्टिकल 75 में लिखा है। आर्टिकल 75 के 2 और 3 उसके क्लॉज हैं। आर्टिकल 75 का सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? आर्टिकल 75 का सेकंड क्लॉज में हम देखते हैं कि जो मंत्री होंगे वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, तथा जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये आर्टिकल 75 के सेकंड और थर्ड में बात कही गई है। अभी जब हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बात समझ में आएगी तो इन चीज़ों के बारे में। खैर, जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का भी नेता होता है, और वह लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य के रूप में अगर वो है, संसद का सदस्य है, तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। अर्थात चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हो, किसी भी रूप से अगर वो संसद का पार्ट है तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर वो संसद का भाग नहीं भी है और बहुमत दल की जो सरकार है, बहुमत का जो दल है जो चुनाव जीत के आया है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं जो चुनाव जीत के नहीं आया, अर्थात जो अभी संसद का सदस्य ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगले 6 महीने के भीतर उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। तो विद इन 6 months he must be a member of any of the houses, whether it is लोकसभा और राज्यसभा, तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के अपने ऑफिस को वो कंटिन्यू कर सकता है। इस चीज़ के बारे में मिनिमम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए, मिनिमम आयु चूंकि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता लोकसभा के सदस्य के रूप में या राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। इसका मतलब जो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य की योग्यता होती है वो कम होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, तो मिनिमम आयु उसकी जो हो जाएगी वो 25 ईयर्स हो जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट अब उसके लिए कोई दी नहीं गई है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता तो उसके लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता तो उसके लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य के रूप में अगर कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसके लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, अर्थात मिनिमम तो 25 साल का तो वो होना ही चाहिए। इसके पुनर्निर्वाचन के बारे में भी हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कितने भी बार में यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि बहुमत की सरकार उसके आते रहे और वो प्रधानमंत्री बनता रहेगा। शपथ इसको राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या मैक्सिमम 5 वर्ष तक, अर्थात जब तक उसका बहुमत की सरकार है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। तो मेजोरिटी जब तक है तब तक वो कार्यकाल रह सकता है, और मैक्सिमम बोलेंगे तो वो 5 वर्ष तक रहेगा। त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को देता है, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। वेतन एमपी के रूप में वो वेतन लेता है, लेकिन कुछ भत्ते जो है तो उसको स्पेशली प्रधानमंत्री पद के लिए दिए जाते हैं, और एमपी का जो भी वेतन होता है वो संसद के सदस्यों के द्वारा ही आपस में निर्धारित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था में निम्न सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है। अगर कहीं पर आप देखते हैं तो इसमें देखा होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोअर हाउस का जो लीडर होता है, उस लोअर हाउस के लीडर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। कहीं के मेरा आप ऐसी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अब प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ चीज़ें, प्रधानमंत्री को अपने समकक्षों में प्रथम माना जाता है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सर्वप्रथम या उनमें प्रथम या उसमें फर्स्ट अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री होता है। या इसको दूसरे शब्दों में बोला गया
कि प्रधानमंत्री इस भरे आसमान में मध्य रात्रि में जो चमकते हुए तारे हैं, उन चमकते हुए तारों में सबसे चमकीला तारा अगर कोई दिखता है हमको तो जैसे चंद्रमा है, सबसे ब्राइट है, तो वह जो उस तारों के बीच में चंद्रमा के समान उसको बोला गया है। दैट इज द मून अमंग द स्टार्स इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है, ये हम सब जानते हैं। और जैसे कि हमने अभी बताया था कि प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होता है किसका, नीति आयोग का। और ये दो बातें अभी हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद पे, तो उसमें हम जिक्र करते हैं। तो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? देखिए 1688 में जब ब्रिटेन में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तो उसमें ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा अपने सहयोगी के रूप में कुछ 4-5 सदस्यों को नियुक्त किया गया। उन 4-5 सदस्यों के जो नाम के पहले अक्षर होते थे वो CABAL, कैबल करके, वो 5 सदस्य के नाम के पहले अक्षर थे CABAL। और बाद में इस कैबिल को ही अपभ्रंश के रूप में बोल दिया गया कि वो कैबिनेट हो गया। अर्थात जो ब्रिटेन के सम्राट के सहायक के रूप में नियुक्त किए गए सदस्य थे, उन्हीं को बाद में ब्रिटेन के सम्राट ने कैबिनेट वर्ड दे दिया, और यहीं से कैबिनेट वर्ड का चलन हम देखने को मिलते हैं। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसको अपनाया गया, ब्रिटेन से जब पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने अपनाया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस मंत्रिमंडलीय प्रणाली को भी 1861 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अप्लाई किया गया। और यहीं से इस मंत्रिमंडलीय सिस्टम में कैबिनेट वर्ड का भी हम प्रचलन देखने को मिलता है। जबकि भारत के संविधान में कहीं पर भी कैबिनेट वर्ड उल्लिखित रूप से हमें देखने को नहीं मिलता है। केवल आर्टिकल 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल में कैबिनेट के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, तो वहां पर एक कैबिनेट वर्ड हम यूज होने को मिलता है। अदरवाइज इट इज़ प्रॉपरली, या यूँ कहें कि मूलतः कैबिनेट वर्ड का भारत के संविधान में कहीं पर वर्णन इस तरीके से नहीं देखने को मिलता है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है, इस मंत्रिपरिषद में जो कैबिल था या कैबिनेट था, इस कैबिनेट के मुखिया को बोला गया प्रधानमंत्री, और इसके जो सहायक, ये सलाहकार हो गए, इसके जो अपने सदस्य हो गए बाकी, वो क्या कहलाए, कैबिनेट कहलाए। तो अगर हम मंत्रिमंडली या मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिमंडल सिस्टम की बात करें, तो 1861 के चार्टर एक्ट से भारत में लिया गया। और जैसे एक संसद है, तो संसद क्या होती है, संसद में 3 भाग हैं। एक तो राष्ट्रपति है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग होता है, हमने जैसे कि बताया था। तो संसद के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर अपर हाउस जो होता है इसका कौन, राज्यसभा, लोअर हाउस इसका लोकसभा। और इसका जो इन सभी में जितने भी MP बैठ रहे हैं, उन MP में जो सेंटर है या उन MP में जो प्रथम होता है वो कौन होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री। अर्थात अगर हम देखें तो मंत्रिमंडलीय सिस्टम में अगर कोई बहुमत दल की सरकार अगर बनी है, तो उसमें सबसे उसके सेंटर पर होगा PM, उसके अपने कुछ खास मिनिस्टर्स होंगे जिनको बोला गया कैबिनेट मिनिस्टर, और PM और कैबिनेट मिनिस्टर को संयुक्त रूप से बोला जाता है मंत्रिमंडल। ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को। फिर जब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट विभाग इनके पास रहते हैं, जो सामरिक या फिर यूँ कह कि किसी भी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण विभाग इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास, जैसे वित्त हो गया, जैसे रक्षा हो गया, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, है ना, जैसे सड़क परिवहन हो गया, इन सभी के पास ये कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। और इन कैबिनेट की सहायता के लिए कुछ अदर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं जो स्टेट मिनिस्टर्स या राज्य मंत्री कहलाते हैं। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा विभाग है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कोई मंत्री जब बनाया जाता है तो उसको कैबिनेट दर्जे का, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं प्रधानमंत्री के बहुत खास मिनिस्टर है, ठीक है। अब कोई एक ऐसा मंत्रालय है जहां पर उस मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे समय में एक ऐसा मंत्रालय जिसका अपना कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो उसका जो स्टेट मिनिस्टर होगा, उस स्टेट मिनिस्टर को बोला जाता है राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर विद फ्री चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। आपने देखा होगा कि स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा रहता है, अर्थात उस मंत्रालय का कोई कैबिनेट मिनिस्टर अभी तक कोई नियुक्त नहीं किया गया है, वो जो राज्य मंत्री है वही उसका फ्री हैंड ले रहा है, तो उसी के पास आपका फ्री चार्ज या स्वतंत्र प्रभार अभी है। अब इन राज्य मंत्रियों के लिए भी, इनके नीचे भी हम एक और मंत्री देखते हैं, उनको बोला जाता है सब मिनिस्टर या उप मंत्री। उप मंत्री किसी भी जो राज्य मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके प्रशासनिक कार्यों को भी ये क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, और इन सभी को मिला के तब बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्री परिषद।
तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर से होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ यहाँ पर उप मंत्री भी हमको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद का एक केंद्र बिंदु होता है। ही इज द सेंटर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में जितने भी ये मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित, किसी सरकार में कुल कितने मंत्री नियुक्त किए जाए, तो अधिकतम उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है, 91वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा केंद्र तथा राज्य में जो भी मंत्रिपरिषद होगी, इंक्लूडिंग सीएम या पीएम, उनको भी मिलाकर के मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसके लिए प्रावधान किया गया। तो उसमें बात निखर के आती है कि राज्यसभा, जो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या होगी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा किसी भी सरकार में मंत्री नहीं बनाए जा सकते, इंक्लूडिंग पीएम। अर्थात जो वर्तमान में अगर भारतीय परिदृश्य में देखें तो भारतीय परिदृश्य में जो भारत सरकार है, भारत सरकार में एक प्रधानमंत्री तो के साथ साथ टोटल 81 मिनिस्टर्स मैक्सिमम वहाँ पर हो सकते हैं। और राज्यों में भी यही बात बोलेगी कि राज्यों में भी जो विधानसभा है, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं बना सकते, या फिर विधानसभा में, क्योंकि आप देखते हैं लोकसभा में तो इतने सारे सदस्य हैं, विधानसभा किसी राज्य की बहुत कम है, उसका 15% अगर निकालेंगे कोई 1-2 आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो, इसके लिए एक न्यूनतम आंकड़ा उनके लिए क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि या तो विधानसभा अगर बड़ी है तो उसके 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर विधानसभा छोटी है तो मिनिमम 12 सदस्य तो मंत्री के रूप में होने ही चाहिए। अर्थात या तो वो 15% से ज़्यादा ना हो या न्यूनतम 12, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा उसको वहाँ पर राज्यों के लिए मंत्री की संख्या को बनाया गया। जैसे उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर 70 और एक 71 है, ठीक है। अब 71 का 50% अगर हम देखें तो 15%, तो 71 का 15% मोटा मोटा लगा लो कि 70 का 15%, तो 70 का 15%, 17 15 100, ठीक है, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, ठीक। तो लगभग 7 गुणा 1.5 आएगा, तो 7 पंचे 35, 7 कम 7 3 12, 12.5, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर 12.5 ये नंबर आ रहा है, ठीक है। और 71 के रूप में अगर हम इसको देखते हैं तो ये 10.5 के रूप में आता है। तो यहाँ पर या तो 12 होने चाहिए या फिर 10.5 होने चाहिए। अब 10.5 को हम लेते नहीं है तो मिनिमम बोल दिया कि 12 तो होने, मतलब मैक्सिमम या तो 12 हो या फिर मिनिमम 10.5 तो होने ही चाहिए। अब इसमें इस आंकड़े को न लेते हुए यहाँ पर 12 संख्या की गई निर्धारित, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में यहाँ पर 12 मैक्सिमम हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री और 11 अदर मंत्रियों को मिला करके, ठीक। तो केंद्र में अगर हम देखें तो 81 मंत्री, और उत्तराखंड में अगर हम बात करें, यार किसी राज्य की बात करें तो राज्य के लिए कॉमन सा हो जाएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% या न्यूनतम 12, जो भी अधिक होगा इन दोनों में, या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक ना हो या फिर न्यूनतम 12 हो, इन दोनों संख्याओं में से जो भी ज़्यादा होगा उसको हम राज्य की जो मंत्री होगी, मंत्रियों की कुल संख्या राज्य में, उसको हम दे देंगे। और केंद्र में तो आपको पता चल गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं, इस तरीके से ये आंकड़ा आता है 81। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा। अब चूंकि जो मंत्रिपरिषद है, वो मंत्रिपरिषद या जितने भी मंत्री इसमें बनाए गए सरकार में, वो लोकसभा में बैठ रहे हैं, अर्थात वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, तो अगर कोई मंत्रिपरिषद है तो उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति होगी? वो जिम्मेदारी होगी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बीच से ही वो मंत्री बन रहे हैं। तो जनता के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो अगर जहां बैठे तो उनके प्रति वहां जिम्मेदारी होगी। अर्थात मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से अगर हम उत्तरदायित्व देखें तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जब मंत्रियों की नियुक्ति की जा रही है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को अपॉइंट किया जा रहा है,
तो मंत्रियों की व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व अगर हम पूछेंगे तो वो राष्ट्रपति के प्रति होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद का पूरा सामूहिक रूप से अगर उत्तरदायित्व देखें तो वो लोकसभा के प्रति होगा। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, और ये आर्टिकल 75 के सेकंड और थर्ड क्लॉज में यही बातें लिखी गई। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हमने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा कुछ तथ्य जो राष्ट्रपति से संबंधित है उनको भी रिवाइज करते हुए हमने सब चीज़ को आज की वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। और मुझे यकीन है कि इसके बाद अगर इनसे कोई अगर प्रश्न आपका होता है एग्ज़ाम में तो आप उसे हल करने में ज़रूर सक्षम होंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।